आज की बड़ी खबरें। नमस्कार दोस्तों, आज की बड़ी खबरों के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज सबसे पहले सुर्खियों पर। हरियाणा, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में हुई ईडी की छापेमारी। टीएमसी नेता के घर गई ईडी की टीम पर हुआ हमला। शरद पवार के पोते रोहित की कंपनी पर ईडी ने डाली रेड। चुनाव आयोग ने ईवीएम वीवीपैट पर जयराम रमेश को दिया जवाब। चुनाव आयोग बोला, हमें पूरा भरोसा, ईवीएम सुरक्षित है। वीवीपैट के इस्तेमाल पर फैसला यूपीए सरकार में ही हुआ था। चुनाव आयोग। चीनी डिप्लोमेट्स पहुंचे आरएसएस मुख्यालय। चीनी डिप्लोमेट्स की आरएसएस मुख्यालय से तस्वीरें आई सामने। दिसंबर महीने में चीनी डिप्लोमेट्स आरएसएस मुख्यालय गए थे। शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। आज भी ईडी ने देश भर के कई राज्यों में अपने छापे मारे, लेकिन आज पश्चिम बंगाल से एक ऐसी तस्वीर निकल करके सामने आई जो सोचने को मजबूर कर देती है। यहां पर ईडी की टीम को लोगों ने वापस दौड़ा दिया। एक वक्त ऐसा होता था जब ईडी के काम में स्थानीय पुलिस भी दखलंदाजी नहीं करती थी, लेकिन आज आखिरकार ये नौबत क्यों आन पड़ी है कि ईडी की टीम को लोग अब दौड़ा दौड़ा करके भगा रहे हैं। देखिए और जानिए कहां कहां पर आज ईडी ने छापेमारी की है। देश के अंदर ज्यादातर विपक्षी नेताओं के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी वाली खबरें आम सी हो गई हैं, लेकिन कल से लेकर आज तक में अलग अलग पार्टियों से जुड़े नेताओं के ठिकानों पर ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी हुई है। यहां तक कि एक बीजेपी नेता के घर पर भी ईडी की छापेमारी हुई, लेकिन ये छापेमारी विपक्षी नेता पर हुई छापेमारी से कैसे अलग थी वो आगे इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे, जो अपने आप में एक बड़ी चीज है। पूर्व, पश्चिम और दक्षिण के राज्यों में ईडी छापेमारी करने पहुंची। आज ईडी टीएमसी नेता के ठिकाने पर राशन घोटाले में रेड मारने पहुंची। ईडी की टीम राशन वितरण घोटाले के सिलसिले में कई लोकेशंस पर छापेमारी करने गई थी। इसी कड़ी में टीएमसी नेता शाहजहां शेख के घर पर ईडी की टीम रेड मारने पहुंची थी कि तभी ईडी पर ही हमला हो गया। स्थानीय लोगों और टीएमसी कार्यकर्ताओं ने ईडी और सीआरपीएफ पर हमला कर दिया। भीड़ ने सरकारी अधिकारियों के वाहनों में भी तोड़फोड़ कर डाली, जिसकी वजह से छापेमारी रुक गई। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ईडी ने कल सुबह से लेकर रात भर तक इनेलो विधायक दिलबाग सिंह के घर पर और कार्यालय और फार्म हाउस पर रेड डाली। इनेलो विधायक दिलबाग सिंह के घर से मिले कैश और हथियार का ब्यौरा ईडी ने दिया, लेकिन ईडी की टीम ने करनाल में ही बीजेपी नेता मनोज वधवा के घर पर भी कार्रवाई की। सत्ताधारी नेता के घर पर ईडी की रेड से शहर में हड़कंप मच गया। बीजेपी की तरफ से मनोज वधवा मेयर पद के दावेदार भी माने जाते हैं। मनोज वधवा के घर ईडी की रेड से सत्ता पक्ष के साथ साथ विरोधियों में भी हलचल देखी गई, लेकिन बीजेपी नेता के यहां ईडी को रेड में क्या क्या मिला इसकी जानकारी बाहर नहीं दी गई। यानी एक ही राज्य में दो अलग अलग नेताओं के घर पर ईडी की रेड पड़ी, लेकिन एक नेता के घर पर छापेमारी में मिली हर चीज का ब्यौरा दिया गया, लेकिन बीजेपी नेता के घर में क्या कुछ मिला इसके बारे में नहीं बताया गया। वही मालूम होता है कि दक्षिण में इंडिया गठबंधन के बड़े नेता शरद पवार पर ईडी शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। आज ईडी शरद पवार के पोते रोहित पवार के
ठिकानों पर रेड मारने पहुंची। शरद पवार के पोते रोहित पवार से जुड़ी कंपनी पर ईडी ने रेड मारी। कंपनी पर 5,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगा, जिस पर रोहित पवार ने कहा कि महाराष्ट्र में महान विभूतियों ने हमें अन्याय के खिलाफ संघर्ष करना भी सिखाया है। वहीं बीजेपी ने एजेंसियों से इस जांच को और तेज करने की अपील कर डाली। वहीं महाराष्ट्र में शरद पवार के पोते पर यह कार्रवाई तब हुई जब महाराष्ट्र सरकार में शरद पवार के भतीजे उप मुख्यमंत्री हैं। वहीं अजीत पवार ने बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनावों में हालात बीजेपी के पक्ष में नहीं है, स्थिति उसके खिलाफ है। बीजेपी सत्ता में है और वो कोई आक्रामक अभियान भी चला सकती है। बीजेपी की तो प्रोपेगेंडा मशीन है जो जर्मनी के हिटलर की तरह काम कर रही है। शरद पवार इंडिया गठबंधन के एक अहम चेहरे हैं। ईडी की कार्रवाई इस अलायंस से जुड़े नेताओं पर पहले भी हो चुकी है। वहीं इंडिया गठबंधन के 2 नेता अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन के तो जेल जाने तक के कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसे में विपक्षी नेताओं के ऊपर ताबड़तोड़ कार्रवाई सरकार को सवालों के घेरे में ला खड़ा करती है। वहीं जांच एजेंसी और सरकार के रिश्तों पर भी सवाल उठाने लगती है। साथ ही साथ 2024 के लोकसभा चुनाव नजदीक हैं, जहां विपक्ष खुद को एक तरफ मजबूत कर रहा है। वहीं ईडी की एक कार्रवाई बार बार ये सवाल उठा रही है कि क्या बार बार ईडी की एक कार्रवाई विपक्ष को कमजोर करने के लिए की जा रही है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने चुनाव आयोग को इंडिया गठबंधन की तरफ से एक लेटर लिखा और इस लेटर में चुनाव आयोग से काफी सवाल पूछे थे। उन सवालों का जवाब आज चुनाव आयोग की तरफ से दिया गया। ईवीएम को लेकर के चुनाव आयोग ने क्या कुछ कहा है और जो सवाल उठाए गए थे जयराम रमेश के द्वारा, इंडिया गठबंधन के द्वारा, उन पर चुनाव आयोग की तरफ से क्या सफाई आई है, जानिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। लोकसभा चुनावों से पहले ईवीएम को लेकर विपक्ष ने बड़ा मोर्चा खोल दिया है। पिछले महीने ही गठबंधन की 28 पार्टियों ने प्रस्ताव पारित किया था। जयराम रमेश ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी थी। चुनाव आयोग से मिलने का समय इस चिट्ठी में मांगा गया था। साथ ही वीवीपैट की सभी पर्चियों को अलग से गिने जाने की बात कही गई थी। बैलेट पेपर्स की गिनती के पुराने तरीके जैसे ही इनकी गिनती हो, इसे लेकर विपक्ष लगातार बोलता रहा है। अब वीवीपैट को लेकर चुनाव आयोग का जवाब आया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश को जवाब देते हुए चुनाव आयोग ने कहा है कि उन्होंने कोई नया दावा या उचित और वैध संदेह नहीं उठाया है जिसके लिए और स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो। पेपर पर्चियों को नियंत्रित करने वाले नियम 2013 में पुरानी पार्टी यानी कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा ही पेश किए गए थे। प्रधान सचिव प्रमोद शर्मा की ओर से कहा गया कि भारतीय चुनावों में उपयोग होने वाली मौजूदा ईवीएम तत्कालीन केंद्र सरकार द्वारा बनाए और मजबूत किए गए मौजूदा कानूनी ढांचे और भारत के संवैधानिक न्यायालयों द्वारा 40 वर्षों में विकसित न्याय शास्त्र के अनुरूप है। साथ ही ये भी कहा गया कि कई बार कोर्ट में ईवीएम और वीवीपैट के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की गई, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इन याचिकाओं को खारिज कर दिया गया। साथ ही याचिकाकर्ताओं पर जुर्माना लगाया गया। आयोग ने कहा कि ईवीएम का उपयोग करके चुनावों के नतीजे, कानूनी ढांचे, स्थापित न्याय शास्त्र, तकनीकी सुरक्षा और प्रशासनिक सुरक्षा उपायों के आधार पर आयोग को चुनावों में ईवीएम के उपयोग पर पूरा भरोसा है। यानी एक तरीके से ईवीएम वीवीपैट पर 2 टूक जवाब चुनाव आयोग की तरफ से दे दिया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले ईवीएम में छेड़छाड़ से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जहां सभी ईवीएम को वीवीपैट से जोड़ने के निर्देश दिए थे, साथ ही कम से कम 5 बूथों के ईवीएम वोटों को वीवीपैट से निकलने वाली पर्चियों से औचक मिलाने के लिए भी कहा था, जिसके बाद आयोग ने यह व्यवस्था पूरे देश भर में लागू कर दी।
हालांकि इसका कोई परिणाम जारी नहीं किया जाता है, लेकिन इसकी गिनती आयोग सिर्फ अपनी संतुष्टि के लिए करता है। बता दें कि वीवीपैट की इस व्यवस्था से कोई भी मतदाता ये देख सकता है कि उसने ईवीएम पर जिस नाम की बटन दबाई है वोट उसे ही मिला है या नहीं। ये इसलिए होता है क्योंकि ईवीएम पर जिस नाम के सामने की बटन दबाई जाती है, वीवीपैट पर उस प्रत्याशी के चुनाव चिन्ह की पर्ची 5 सेकंड तक देखी जा सकती है, जिसके बाद वो पर्ची वीवीपैट के बॉक्स में जमा हो जाती है। इस प्रक्रिया पर विपक्ष केंद्र सरकार को घेरे हुए है और लगातार ईवीएम से चुनाव कराने की प्रक्रिया पर हमलावर है। देश में लोकसभा के बड़े चुनाव होने हैं। ऐसे में लोकसभा चुनावों से कुछ वक्त पहले ही विपक्षी ईवीएम को बड़ा मुद्दा बनाए हुए हैं और इसे लेकर एक बड़े आंदोलन करने की तैयारी में विपक्ष नजर आ रहा है। लेकिन विपक्ष इसमें कितना सफल हो पाता है ये तो देखा जाएगा। इससे पहले कांग्रेस के दो बड़े नेता दिग्विजय सिंह और सैम पित्रोदा ने भी ईवीएम की सटीकता पर सवाल उठाए थे। चीनी डिप्लोमेट्स के आरएसएस मुख्यालय में पहुंचने की खबरों ने आज राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया। कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने इसको लेकर बीजेपी और आरएसएस को जम करके घेरा। आखिरकार क्यों एक महीने बाद ये खबर निकल करके सामने आई, इस खबर को किसके द्वारा दबाया गया था और इस खबर के मायने क्या हैं, और इस खबर के सामने आने के बाद क्यों आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन की मीडिया में वाहवाही की जा रही है। कांग्रेस के नेताओं ने इस पर सवाल उठाते हुए इसको गुप्त डील तक भी करार देते हुए सवाल पूछा है। क्या कुछ कहा है, जानिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। आरएसएस मुख्यालय में चीनी डिप्लोमेट्स के पहुंचने की तस्वीरें सामने आई हैं। एक तरफ संघ प्रमुख मोहन भागवत चीन पर तीखे बोल बोलते हैं, वहीं चीनी डिप्लोमेट्स आरएसएस ऑफिस में नजर आते हैं। वैसे तो चीनी डिप्लोमेट्स दिसंबर में आरएसएस ऑफिस गए थे, लेकिन अब जाकर उनकी तस्वीरें सामने आई हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी इस खबर के बाद तहलका मच गया है। विपक्षी पार्टियों ने इस रिश्ते पर हमले बोलने शुरू कर दिए हैं। एक तरफ मोहन भागवत चीन की भारतीय सीमा में हो रही घुसपैठ पर गुस्साते नजर आते हैं, वहीं चीनी डिप्लोमेट्स पहले महाराष्ट्र के दौरे पर पहुंचते हैं, फिर इसी दौरान पहले महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का दौरा करते हैं, फिर उसके बाद आरएसएस के नागपुर स्थित मुख्यालय पहुंचते हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक आरएसएस के एक अधिकारी ने इस दौरे की पुष्टि की है। एक तरफ आरएसएस की तरफ से हमेशा चीन की विस्तारवादी मानसिकता की आलोचना की जाती रही है, वहीं चीनी डिप्लोमेट्स का किसी हिंदूवादी संगठन के लोगों से मिलना कुछ अटपटा सा नजर आता है। फिर इन तस्वीरों के सामने आने के बाद तहलका मचना तो तय ही हो जाता है। वैसे तो दुनिया के तमाम देशों के डिप्लोमेट संघ प्रमुख मोहन भागवत से मिलते आए हैं, लेकिन चीनी डिप्लोमेट्स के आरएसएस के मुख्यालय में ये दौरा पहली बार हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी डिप्लोमेट्स की मुलाकात मोहन भागवत से तो नहीं हो पाई। रिपोर्ट के मुताबिक महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, जो कि एक हिंदी का विश्वविद्यालय है, वहां पर चाइनीज भी कोर्स में पढ़ाई जाती है। डिप्लोमेट्स ने उन्हीं बच्चों को चाइनीज सरकार के स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बारे में भी इस दौरान बताया। चीनी डिप्लोमेट्स के आरएसएस ऑफिस पहुंचने वाली इन तस्वीरों पर विपक्षी पार्टी के नेता पवन खेड़ा ने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते हुए सवाल पूछा कि चीन की राजनयिक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय क्यों गए, वहां क्या चर्चा हुई, क्या समझौते हुए। सवाल यहाँ ये भी है कि भारत और चीन के रिश्तों में अनबन हमेशा से दिखती रही है, लेकिन पिछले कुछ सालों में ये अनबन और भी ज्यादा बड़ी हो गई है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में चीन कभी गलवान में हमारे सैनिकों को मार रहा है तो कभी अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ कर रहा है, जिस कारण भारत और चीन के रिश्तों में दरारें बढ़ती जा रही हैं। यहाँ तक कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी तो चीन को लाल आंखें दिखाने की बात करते हैं, लेकिन पूरा देश इस बात का इंतजार कर रहा है कि पीएम कब चीन को लाल आंख दिखाकर
उसकी नामंजूर हरकतों पर लगाम लगाएंगे। यहाँ तक कि मोहन भागवत खुद अपने कई बयानों में कहते आए हैं कि जब तक हम चीन पर निर्भर रहेंगे तब तक उसके सामने झुकना होगा, इसलिए हमें चीनी निर्भरता कम करनी होगी। चीनी अतिक्रमण पर चीन की घोर आलोचना करते हुए 2020 में विजयदशमी के मौके पर मोहन भागवत ने गलवान घाटी की झड़प का जिक्र किया था और कहा था कि भारत को चीन से निपटने के लिए सीमा पर अपनी सुरक्षा बढ़ाने की जरूरत है। ऐसे में चाइनीज डिप्लोमेट्स का आरएसएस दफ्तर पहुंचना क्या आरएसएस और चाइना की बढ़ती नजदीकियों की ओर इशारा करता है? क्या वाकई इसे एक आम मुलाकात के तौर पर देखा जा सकता है? भले ही संघ प्रमुख मोहन भागवत ने इनसे मुलाकात नहीं की हो, लेकिन क्या मोहन भागवत ने चीनी डिप्लोमेट से मुलाकात किसी बड़े कारण से नहीं की कि अगर इस मुलाकात में वो फ्रंट फुट पर आते तो विरोधी और ज्यादा सवाल उठाते, जिस कारण उन्होंने इस मुलाकात से परहेज किया। क्योंकि चाइनीज डिप्लोमेट्स के आरएसएस दफ्तर पहुंचने की प्रतिक्रिया का एहसास मोहन भागवत को पहले से ही था। सबसे बड़ा सवाल, चाइनीज डिप्लोमेट्स का आरएसएस से मिलना अगर इतना सामान्य था तो ये तस्वीरें इतने दिनों बाद सोशल मीडिया पर क्यों आई? आम खबरों की तरह किसी अखबार या न्यूज चैनल में ये खबर देखने को क्यों नहीं मिली और इतने दिनों बाद ये खबर सामने आई है। ये थी आज की बड़ी खबरें। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।